हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फासालाजिन दैट अफेक्ट द स्किन। निम्न में से कौन सा ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो कि सल्फासालाजिन की वजह से अफेक्ट करता है हमारी स्किन को। ऑप्शन ए हाइपरपिगमेंटेशन, ऑप्शन बी फोटोसेंसिटिविटी, ऑप्शन डी हाइपरट्राइकोसिस, ऑप्शन डी विटिलिगो। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि फोटो सेंसिटिविटी। अगर हम बात करते हैं सल्फासालाजिन मेडिसिन की, तो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, वो है फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि स्किन के अंदर रिएक्शंस होता है अगर सनलाइट के अंदर एक्सपोज्ड होते हैं तब। अगर हम देखते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, यह टिपिकली साइड इफेक्ट नहीं है हमारा सल्फासालाजिन का। उसी तरह से हम देखते हैं हाइपरट्राइकोसिस, जिसका मीनिंग है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो कि यह भी सल्फासालाजिन का साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट दिया गया ऑप्शन डी के अंदर विटिलिगो, विटिलिगो यानी कि लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, यह भी सल्फासालाजिन के साथ एसोसिएट नहीं होता है। सो इस तरह से राइट इफेक्ट है हमारा, राइट आंसर है हमारा फोटोसेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल के ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या चीज मॉनिटर करनी चाहिए। ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ऑप्शन डी कंप्लीट ब्लड काउंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिवर फंक्शन टेस्ट। एल्बेंडाजोल अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमें लिवर फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो होता है लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है कुछ पेशेंट के अंदर। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें एलएफटी करवाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की या फिर इलेक्ट्रोलाइट लेवल की और सीबीसी की, जब तक कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं तो हमें यहाँ पर इसे करवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड सल्फासालाजिन। अगर किसी पेशेंट को सल्फासालाजिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। ऑप्शन ए एनकरेज इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर विद हाई फैट मील्स, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर एज अ सिंगल डेली डोज, ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि एनकरेज इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। जब भी कोई पेशेंट सल्फासालाजिन ले रहा है या उसे प्रिस्क्राइब की गई एडवाइस करते हैं कि फ्लूइड इनटेक जो है उसे इंक्रीज करना है। वो हम इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि इससे हम किडनी स्टोन का जो रिस्क होता है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो ड्रग एक्सक्रीशन होता है उसमें भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया एडमिनिस्टर विद हाई फैट मिल्स। सल्फासालाजिन का एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि हाई फैट मिल के साथ ही हो। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया हमें एडमिनिस्ट्रेट एज ए सिंगल डेली डोज, इसके लिए मल्टीपल डोजेस रिक्वायरमेंट होते हैं, सिंगल डेली डोज से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी के अंदर दिया गया रेस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी। सल्फासालाजिन के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सल्फासालाजिन दे रहे तो हमें एडवाइस करना है कि फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करे। क्वेश्चन इज, व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर विद ए वी पेशेंट इफ इट बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर वीपी शंट यानी कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो इसकी वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी एक्सेसिव यूरिनेशन, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, एक्सेसिव यूरिनेशन की और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज्ड की, तो यह तीनों ही कंडीशन जो है हमारी वीपी शंट के ऑब्स्ट्रक्शन से लिंक नहीं करती है। सो इस तरह से राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। वीपी शंट जिसे कि हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट कहते हैं, अगर यह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो सीएसएफ जो है वो ड्रेन नहीं होता है, ब्रेन के अंदर ही बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आईसीपी जो है वो रेस्ट हो जाता है, जिससे हमें हेडेक, नोजिया और ब्रेन डैमेज तक की कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एमनियोटिक फ्लूइड इज येलो एंड द पेशेंट हैज अ फीवर, दिस सजेस्ट। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर येलो है और पेशेंट को फीवर है तो यह क्या सजेस्ट करता है। ऑप्शन ए मेकोनियम स्टेनिंग, ऑप्शन बी कोरियोएमनाइटिस, ऑप्शन सी नॉर्मल प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि कोरियोएमनाइटिस। अगर हम बात करते हैं मेकोनियम स्टेनिंग की, तो इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो ग्रीन कलर हो जाता है। उसी तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर भी जो कलर होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का वो क्लियर कलर होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो कलर दिया गया है वो येलो है, इसी के साथ ही पेशेंट को फीवर है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इन्फेक्शन के चांसेस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी को जाएगा कोरियोएमनियोनाइटिस,
जिसके अंदर क्या होता है एमनियोटिक सैक और मेम्ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो येलो होगा और इन्फेक्शन है तो फीवर होने के चांसेस भी रहते हैं। What does the presence of charcoal lead crystals in sputum suggest in terms of underlying pathophysiology? अगर हम बात करते हैं चारकोट लेडन क्रिस्टल की स्पुटम के अंदर यह प्रेजेंट है तो यह कौन सी पैथोफिजियोलॉजी को अंडरलाइन करते हैं? ऑप्शन ई ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इयोसिनोफिलिक इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ट्यूमर फॉर्मेशन इन द लंग्स। रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इयोसिनोफिलिक इन्फ्लामेशन। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तो इसके अंदर जो चारकोट लेडन क्रिस्टल्स होते हैं वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करते हैं। इसी के साथ ही वायरल इन्फेक्शन और ट्यूमर के अंदर भी हमको नहीं देखने को मिलते हैं। चारकोट लेडन क्रिस्टल जो है वो इयोसिनोफिलिक ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट होता है जो कि इंडिकेट करता है इयोसिनोफिलिक इन्फ्लामेशन को। यह हमें अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए सीरियस साइड इफेक्ट फ्रॉम एल्बेंडाजोल? निम्न में से कौन सा ऐसा पेशेंट है जो कि हाईएस्ट रिस्क पर रहेगा फॉर डेवलपिंग एल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो उसके सीरियस साइड इफेक्ट की वजह से? ऑप्शन ई ए हेल्दी एडल्ट विथ नो मेडिकल हिस्ट्री, ऑप्शन बी ए प्रेग्नेंट वुमेन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी ए चाइल्ड विथ ए कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी ए सीनियर सिटीजन विथ ए हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ए प्रेग्नेंट वुमेन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर चल रही है तो वहां पर हमें सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है एल्बेंडाजोल के साथ में, क्योंकि इसकी वजह से टेरेटोजेनिक इफेक्ट होगा और जो हमारा डेवलपिंग फिटस है उसको हार्म पहुंचेगा। बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। यह भी एक कॉम्प्लिकेशन रहता है लेकिन इसके कंपैरिजन में जो हमारा प्रेग्नेंट वुमेन वाला है वो ज्यादा रिस्क में रहता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फासालाजिन शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन पेशेंट्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सल्फासालाजिन जो होती है उसे हमें कॉशियसली एडमिनिस्टर करना चाहिए? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी गाउट, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी एपिलेप्सी। यहाँ पर हम देख रहे हैं गाउट, हाइपरटेंशन और एपिलेप्सी, यह तीनों ही कंडीशन ऐसी है जहां पर कि हमें सल्फासालाजिन को कॉशियसली एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर अस्थमा की डिजीज कंडीशन है तो उस पेशेंट के अंदर हमें सल्फासालाजिन कॉशियसली एडमिनिस्टर करना चाहिए। उसका रीजन यह होता है कि जो सल्फासालाजिन हमारी मेडिसिन है उसके अंदर सल्फा कंपोनेंट होता है जो कि ट्रिगर करता है एलर्जिक रिएक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है जिन पेशेंट को अस्थमा है उनके अंदर या फिर जिन्हें सल्फा एलर्जिस है उनके अंदर। सो इस तरह से अगर अस्थमा की कंडीशन के अंदर हम सल्फासालाजिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कॉशियसली एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी? निम्न में से कौन सा थायमिन डेफिशिएंसी का मोस्ट सीवियर फॉर्म है? ऑप्शन ई वेट बेरीबेरी, ऑप्शन बी ड्राई बेरीबेरी, ऑप्शन सी वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, ऑप्शन डी पेलेग्रा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसके अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, मोटर डिसफंक्शन। अगर इसे ट्रीट नहीं किया तो यह कंडीशन काफी फैटल होती है। बेरी बेरी यहाँ पर दो आई है, वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी जो होती है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, ड्राई बेरी बेरी जो होती है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। यह दोनों ही जो होती है वह मोस्ट सीवियर फॉर्म के अंदर नहीं आती है। उसके बाद आया है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो होता है वो नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ना कि थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि हमें यहाँ पर थायमिन डेफिशिएंसी का मोस्ट सीवियर फॉर्म पूछा था तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन विटामिन B1? निम्न में से कौन सा थायमिन यानी कि विटामिन B1 का बेस्ट सोर्स है? ऑप्शन ई ऑरेंजेस, ऑप्शन बी होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, ऑप्शन सी मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और लेग्यूम्स जैसे कि बीन्स या लेंटिल्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट सोर्स है हमारे थायमिन यानी कि विटामिन B1 के। बात करते हैं हम ऑरेंजेस की, तो ऑरेंजेस जो होते हैं उसके अंदर हमें विटामिन सी जो होता है वो रिच अमाउंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा मीट, इसके अंदर भी थायमिन प्रेजेंट होता है लेकिन होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स के अंदर ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी इज नॉट ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ थायमिन।